बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज भी क्रिकेट से भरपूर शो होगा, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी शिकस्त हुई है भारत को, 2-0 से सीरीज़ भारत हार गया और पिछले एक साल में ये दूसरी सीरीज़ वाइट वॉश हुई है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था 3-0 से। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो इस पर ज़रा डिटेल से हम बात करेंगे। उसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने एक दौरा किया है। क्या दौरा है, कहाँ वो गए, क्या करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कराची फाइनल में पहुंच गया है कायद ट्रॉफ़ी के, और कराची की टीम को मुबारक हो, कराची की आवाम को मुबारक हो कि कराची फ़ाइनल खेलेगी बड़े अरसे के बाद। कराची ने इससे पहले, कराची ब्लूज़ है ये बेसिकली, पहले कराची की टीम भी खेली है, आज से 3 साल पहले फ़ाइनल खेली है लाहौर में, और उससे पहले भी फ़ाइनल कई दफ़ा खेल चुकी है। लेकिन ये सूरत हाल है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। मेरे मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूँ, फिर उसके बाद एक बात आपसे शेयर करनी है, खुशी की बात है, वो शेयर करूंगा। लेकिन पहले मेहमानों का तारुफ। तनवीर अहमद साहब कराची स्टूडियो में बैठे हैं, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। जल्दी से दूसरे का भी तारुफ करा दूं, मोहम्मद वसीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो नहीं, इस्लामाबाद में बदरिया वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र। अच्छा वसीम साहब, आपसे शुरू करता हूँ। 26 नवंबर है आज, 26 नवंबर पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह है। 61 साल का पाकिस्तान टेलीविज़न हो गया है। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का आगाज़ हुआ लाहौर से, उसके बाद ढाका, उसके बाद कराची, उसके बाद फिर दीगर शहरों तक ये बढ़ता बढ़ता ये नेटवर्क अब हर इलाके में पहुंच गया है पाकिस्तान के। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मैंने तो पीटीवी की नशरियात देखी है, जो करीबी जो ममालिक हैं पाकिस्तान के। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स का आगाज़ 2011 में हुआ, उससे आप बहुत सारे मुकाबले देखते रहते हैं। तो मैं दोनों पार्टिसिपेंट से अपने सब पूछूंगा, हल्की सी बात करूंगा कि तनवीर, बल्कि पहले वसीम भाई, आपकी क्या याद है पाकिस्तान टेलीविज़न से? आपको क्या चीज़ याद आती है? देखिए, हमारा ताल्लुक तो उस जनरेशन से है कि जब पीटीवी ही एक चैनल होता था पाकिस्तान के अंदर, और जिसको मैं कहूँगा ना कि पूरी आपकी वो लाइफ को कवर करता था, चाहे वो आपकी इंटरटेनमेंट है, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर आ जाए, जो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो भी होता था वो पीटीवी पे उस दौर में हर चीज़ आपको देखने को मिलती थी। चाहे वो खबरनामा होता था, चाहे वो टीवी सीरियल्स होते थे, मतलब जो होते थे अडल्ट के लिए वो लादा होते थे जो, और बच्चों के लादा से प्रोग्राम्स होते थे। तो हर चीज़, कार्टून, ये वो, तो हमारी तो बड़ी यादें हैं उससे। इवन कि क्रिकेट को भी, आप किसी भी क्रिकेटर को, बल्कि तनवीर की भी यादें होंगी, आपकी भी होंगी, जहाँ हमारी जनरेशन जो उससे पहले वाले की थी, कि स्पोर्ट्स जो असल में जो हमने देखनी शुरू की थी, वो जो हमारा शौक पैदा हुआ था, चाहे वो क्रिकेट थी या बाकी स्पोर्ट्स भी थी। क्योंकि एक वो होता था उस दौर में कि जिस दौर का वर्ल्ड कप या उस साल का जो भी इवेंट होता था, बीटीवी हमेशा वो सारी चीज़ें कवर करता था। आपको 86 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है जो सॉकर का हुआ था, उसके बाद 87 का जो वर्ल्ड कप आ गया क्रिकेट का। तो क्रिकेट वहीं से देख के हमने स्टार्ट की थी, और उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को हमें पीटीवी से ही मिलता था, कि वो हमारी लाइफ का एक मुकम्मल एक हिस्सा था। कि आप अपने स्कूल से या बाकी चीज़ें जब फारिग होते थे, तो फिर आपके पास होता था कि आप पीटीवी के ऊपर प्रोग्रामिंग बहुत ज़बरदस्त थी, टाइमिंग अच्छी होती थी, तो हर चीज़ मतलब हमारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। तो हमारी ज़िंदगी का एक, मैं कहूँगा कि जो एक स्पेस था हमें बड़ा करने का, ग्रो करने का, उसमें पीटीवी का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। बहुत। तनवीर साहब, आपकी याद पीटीवी से पहली याद क्या है? देखिए, मैं तो काफ़ी चीज़ें बता दूंगा अपने टाइम पे जो देखी, जो मतलब पीटीवी पे हमने जो कुछ देखा। मेरे ख्याल में उस टाइम तो पीटीवी के अलावा कोई इतने चैनल्स तो होते ही नहीं थे। न्यूज़ जब स्टार्ट होती थी तो देखते थे कि अगर ये मिस हो गई तो उसके अलावा तो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में हो क्या कुछ रहा है। फिर जितने भी पाकिस्तान के आपके, चाहे क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं, चाहे स्क्वॉश के हैं, चाहे आप हॉकी के हैं, तो और दीगर स्पोर्ट्स के, तो वो हम पीटीवी देख के ही वो देखते थे कि यार ये इतना बड़ा नाम है। तो पीटीवी मेरे ख्याल में उसको देख के काफ़ी चीज़ें जो है हमें, काफ़ी स्टार्स को हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर मैं ड्रामों की बात करूं, बहुत से ऐसे ड्रामे, स्पेशल मैंने नाम भी लिखे हैं उन ड्रामों के। ये वो ड्रामे जो हमने देखे हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखे हुए। जिस तरह मैं ये मैंने 7-8 लिखे। एक दश्त ड्रामा आता था, बड़ा ज़बरदस्त।
ठीक है। उसके बाद हाँ राहे था तोकीर नासिर साहब का, उनका वो बड़ा ज़बरदस्त था। अल्फा ब्रावो चार्ली, जैंगलूज ड्रामा, ये जैंगलूज मेरा एक फेवरेट ड्रामा होता था। आप यकीन करें जब स्टार्ट होता था बैठ के देखते थे कि भाई ये ड्रामा जो है हमने देखना है, कोई एपिसोड जो मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सोना चांदी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त। धुआं, धुआं कितना हिट हुआ था ये ड्रामा, क्या बात है, आपके सामने कितना हिट हुआ था, इसका सॉन्ग कितना हिट हुआ था धुआं ड्रामे का। फिर उसके बाद धूप किनारे, क्या जबरदस्त ड्रामे थे यार ये। क्रिकेट में और क्या देखा, हॉकी ये में क्या ड्रामे देखा, सुन लेना, ये ड्रामे इतने मजे के थे कि हमने खुद भी देखे हैं। ठीक है, क्रिकेट में कितने इवेंट्स हमने देखे, वर्ल्ड कप देखे, स्क्वाश के देखे। जहांगीर खान जो हैं, इनको फर्स्ट टाइम हमने पीटीवी पे ही देखा कि भाई बड़ा ज़बरदस्त एक नाम है, बहुत ज़बरदस्त एक प्लेयर है। जिस तरह वो खेलते थे उनको देख के बड़ी खुशी होती थी। मेरे ख्याल में बहुत बहुत ज़बरदस्त जो स्पोर्ट्स की चीज़ें, आप जिस तरह कहते हैं या ख़ुद बताएंगे, जावेद भाई का छक्का जो है, हाँ मैंने मुझे जो पहली याद है ना, हल्का सा जो मुझे याद है, जावेद मिर्जाद ने छक्का मार दिया आखिरी गेंद पे, और वो शारजा में, वो मुझे याद है। फिर 87 में सलीम मलिक की इनिंग याद है। फिर 90 का वर्ल्ड कप हॉकी का, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम सिल्वर मेडल लिया था, लाहौर में हुआ था वो, बिल्कुल वो याद है। 94 हॉकी वर्ल्ड कप याद है। उसके अलावा जहांगीर साहब का तो क्या ही कहने, जहांगीर भाई तो जीत की एक छड़ी लगा दी थी। उसके अलावा ड्रामों के बात करें, ऐनक वाला जिन मैं बड़े शौक से देखता था, और भी बहुत सारा। फिर पीटीवी स्पोर्ट्स शुरू हुआ ना 2000। आप भूल गए को, और आप अभी शो स्टार्ट होने से पहले आप याद कर रहे थे चीज़ों को, हाँ। कि मैंने नाम के लेना 50-50 आप भूल गए यार। 50-50। लेकिन जो 2011 से वसीम जो पीटीवी स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ है, इसने एक अच्छी एक फ़िज़ा पैदा की है पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स के मुकाबले पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स मुसलसल दिखा रहा है। इसकी काविशों को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स इन पर्टिकुलर? देखें, अगर आप 2011 की मतलब उस एरा की अगर आप बात करते हैं तो एक चीज़ जो मिसिंग हमें नज़र आती थी वो यही था कि कोई डेडिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल उस तरह से नहीं था कि जो आपको लाइव इवेंट्स भी सारे दिखाए, उनकी प्रोग्रामिंग भी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए हो। क्योंकि आपको पता है कि उन दिनों में बर्बाद हो गई थी न्यूज़ चैनल्स की, जो भी नया चैनल आ रहा था वो न्यूज़ की तरफ ही उनका फोकस था। तो पीटीवी ऑलरेडी मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स का पहला चैनल तो पीटीवी हमेशा से ही रहा है, चाहे वो उसका नाम स्पोर्ट्स था या नहीं था, सारे इवेंट्स वो कवर किए उसने। क्या क्रिकेट थी, फुटबॉल था, हॉकी था, स्क्वाश था, स्नूकर था। और मतलब बचपन की आप बात करते हैं तो उस दौर में यही होता था कि जो इवेंट पीटीवी पे आ रहा था हम वही स्पोर्ट्स खेलते थे, जो कि शायद आजकल के दिनों में शायद एक चीज़ जो मिसिंग हमें नजर आती है। और हम फिटनेस की जब बात करते हैं कि बाकी मुल्क के जो बच्चे हैं वो मल्टी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस जो है हमारे शायद वो बेहतर होती है। अब हम सिर्फ क्रिकेट है तो क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन उस दौर के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप आता था, आपने 90 का जिक्र किया, उसके बाद फुटबॉल आ जाता था। जो भी स्पोर्ट आती थी वो बच्चे गली मोहल्ले में वही खेलना शुरू कर देते थे, अपने आप को वही इमेजिन करना शुरू कर देते कि आज हमें मैराडोना बनना है या फिर हमने असद सरदार बनना है। क्रिकेट में आते थे तो वहाँ पे जावेद मियादाद बनना है। तो एक बड़ा माहौल एक क्रिएट होता था। गलियां सुनसान पीटीवी की वजह से होती थी, जब कोई न सिर्फ क्रिकेट के मैचों की वजह से, कि समटाइम्स तो आपका कोई सीरीज चल रही होती थी, जब आपके ड्रामा सीरीज भी चलती थी, तनाइयाँ मुझे याद है, जब वो चल रहा होता था तो गलियां सुनसान आपको नजर आती थी। नीलाम घर आता था तब भी गलियां सुनसान होती थी, सारे लोग बच्चे बड़े सब स्क्रीन से जुड़ के बैठते थे। तो आई थिंक स्पोर्ट्स चैनल के आने से तो ये हुआ कि वो डेडिकेटेड हो गया, उस पर सिर्फ स्पोर्ट्स की ही चीज़ें रन हो रही है, प्रोग्रामिंग भी सारी इसकी स्पोर्ट्स की थी। तो वो एक ज़बरदस्त टाइम था कि जो कि उस टाइम पे हमें ज़रूरत थी कि यार एक स्पोर्ट्स चैनल ऐसा हो कि जो लाइव इवेंट्स भी कवर करे, उसके साथ साथ एनालिसिस भी दे, उसके बाद प्रोग्रामिंग भी आती हुई टीवी के अंदर आप देखते हैं फुटबॉल के प्रोग्राम्स, क्रिकेट के प्रोग्राम्स, हॉकी के भी हुए, टेनिस के भी मुझे याद है प्रोग्रामिंग हमारी होती थी। इसी तरह तो ये चीज़ें बहुत एक अहम सतून था। और उसमें मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट की अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं या किसी भी स्पोर्ट की, तो उसके अंदर आपके जो स्पोर्ट्स चैनल होते हैं उनका एक अहम किरदार होता है, क्योंकि आपकी जो जनरेशन आप इंस्पायर करनी है, नए आने वाले बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना है, तो इम्पोर्टेंट है उसमें कि आपका स्पोर्ट्स चैनल भी वो इस एंगल से दिखाए चीज़ों को जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। तो अभी तक आई थिंक पीटीवी स्पोर्ट्स ने जो काम किया है ज़बरदस्त तरीके से कि पीटीवी को देख देख के, मैचेस देख के, स्पोर्ट्स देख के वो कल्चर एक डेवलप हुआ है बच्चों के अंदर, और वो स्टार्स को भी फॉलो करते हैं और स्पोर्ट के अंदर आए भी हैं। तो इट्स बीन वेरी हेल्दी। और पीटीवी को मुबारकबाद मैं दूंगा जितना लंबा सफर पीटीवी का गुजरा, और हमारे भी बचपन की यादें अभी तनवीर ने अपने ड्रामे के जितने नाम बताए उसने भी, तो अभी हम सब ने ये ड्रामे देखे हैं। इसके अलावा भी और से मुझे वो सबसे जो मेरी मेमोरी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ या तो मुझे नहीं कभी भी भूलेगी, वो जब हम सुबह स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे मॉर्निंग शो होता था और मुस्तफा तारड़ और जुल्करनैन चाचा जिसको कहते थे, तो वो हर घर के चाचा जी थे, हर बच्चे के वो चाचा जी होते थे। तो वो एक ना 2-3 मिनट का वो
उनका आई थिंक 7:30 पे या 7:32 के ऊपर एक वो दिखाते होते थे, कार्टून दिखाते होते थे 2-3 मिनट में। तो हमारी रूटीन होती थी, बाद दफ़ा हम लेट भी हो रहे होते थे, लेकिन वो होता था कि नहीं जी 1 मिनट और है, तो ये तो हमने चाचा जी ने कार्टून का बोला है, चाहे वो पिंक पैंथर है, चाहे वो टॉम एंड जेरी है, वो देख के ही हमने मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो ये जरूर कह सकते हैं कि इनके पास ड्रामों की और चीजों की इतनी नॉलेज है कि ये क्रिकेट के अलावा भी 1 घंटे का शो इसी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम पीटीवी स्पोर्ट्स में 2012 में जनवरी में लॉन्च हुआ था पीटीवी स्पोर्ट्स। इस्लामाबाद से मैंने एक सीरीज की थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, वो मैं फर्स्ट टाइम पीटीवी स्पोर्ट्स पे। किस सन की बात है, कब की बात है? मेरे ख्याल 2018-17 ऐसे कुछ होगी। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से की थी पीटीवी स्पोर्ट्स से। देखिए स्पोर्ट्स की जिस तरह हम बार बार बात करें, स्पोर्ट्स का एक जब चैनल हो तो उसमें जो भी यंगस्टर हैं वो स्पेशली आके मैचेस देखते हैं। अगर लाइव मैचेस दिखाए जा रहे हैं उससे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद जो शोज़ होते हैं, आपके डिफरेंट क्रिकेटर्स आते हैं, ठीक है ना, हर कोई अपने तरीके से यंगस्टर्स को समझाने की कोशिश करता है। अब वो जो यंगस्टर्स टीवी पे क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं वो उनसे भी सीख रहे होते हैं, और उनके साथ जो कोचेज हैं उनके ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं वो उनसे भी सीख रहे होते हैं। तो कुछ यंग क्रिकेटर्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम उनको बहुत समझ आता है, बहुत पसंद आता है, वो समझते हैं यार कि वो देखें वहाँ पे बड़ी हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने जिस तरीके से मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स के शो स्टार्ट किए हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स के क्रिकेट के शोज़ होते हैं, फुटबॉल के शोज़ होते हैं, फिर कहीं ना कहीं हॉकी के शोज़ भी होते हैं, तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है कि स्पेशली हमारे स्पोर्ट्स में हम वैसे ही कहते हैं कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, तो इस तरह पीटीवी स्पोर्ट्स बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं पीटीवी स्पोर्ट्स में वो दिखाता है। तो दीगर स्पोर्ट भी भरपूर अंदाज में होते हैं, टेनिस हो, कबड्डी हो, स्क्वाश हो, टेबल टेनिस हो, फुटबॉल हो, गोल्फ हो, ये वो खेल हैं जिनकी कमेंट्री में मैं पीटीवी स्पोर्ट्स का हिस्सा रहा हूँ तकरीबन 10 बरस से। मैंने जो पहला प्रोग्राम पीटीवी पे किया था इस्लामाबाद से 2017 में, वो कबड्डी पर था। यकीन कबड्डी पर, वॉलीबॉल भी होता है, सारे क्यों नहीं, और आजकल दूसरा भी खेल हम दिखा रहे हैं आपको। खैर अब बात आगे बढ़ाता हूँ। वसीम, T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 टीम्स हैं, इसमें इटली की टीम इस दफ़ा मुझे नई नज़र आ रही है, उसके अलावा नेपाल की टीम पिछले वर्ल्ड कप में भी खेली थी, ओमान की टीम भी पिछला वर्ल्ड कप खेली थी, बाकी टीम्स तो लगभग वही हैं जो पिछला वर्ल्ड कप भी खेली थी। लेकिन ये टूर्नामेंट अब पाकिस्तान, इसके ग्रुप पाकिस्तान है इस वक्त ग्रुप ए में, USA, इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान। ये ग्रुप ए आपकी स्क्रीन पर है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी में इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इटली है। जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अफ़गानिस्तान है, कनाडा है और UAE है। तो वसीम, हम बात करेंगे ग्रुप ए की। ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, नामीबिया पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा, नीदरलैंड्स पाकिस्तान का मुकाबला भी होगा। कौन सी टीम आप समझते हैं इस ग्रुप के अंदर, अगर आप रेट करें पाकिस्तान, इंडिया, UAE, नामीबिया, नीदरलैंड्स, तो आपके हिसाब से कौन सी टीम किस पोजीशन पर आएगी? ऐसे ही हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, ये पूछना बनता नहीं है अभी इतना पहले। देखिए इसमें थोड़ी सी बात मैं करूंगा कि ज़्यादा टीम या एसोसिएट मेंबर्स जो भी क्वालिफाई करके आए हुए हैं, क्योंकि बाद लोगों की राय में होता है कि ज़्यादा टीमें हैं, टूर्नामेंट वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मैं हमेशा से यही बात करता हूँ, ताकि एक डिफरेंट प्लेयर ऐड करता है टूर्नामेंट के अंदर, कि आपके जब ये टीमें आएंगी तो ये भी डेवलप होंगी। क्योंकि देखिए ICC का बेसिकली काम तो यही ना कि स्पोर्ट्स को ग्लोबल बनाना है, इसको डेवलप करना है हमने। तो आई थिंक उनकी ग्रोथ के लिए, एसोसिएट मेंबर्स के लिए या जो छोटे कंट्रीज हैं उनके लिए ज़रूरी है कि नेशंस छोटी जो है कि वो इवेंट्स में आएंगी, तो वो भी हम जितनी बात कर रहे थे कि हमें इंस्पायर कैसे करना है नई जनरेशन को, हीरोज कैसे बनाने हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा एग्जाम है कि ये टीमें भी आके खेलती है बड़ी टीमों के साथ। आई थिंक जो टूर्नामेंट के अंदर फ्लेवर जो डिफरेंट ऐड करती है वो यही होता है कि फिक्र पड़ जाती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जब वो भी छोटी टीम से खेलेंगे ना, तो ये नहीं होता यार कि अपसेट ना हो जाए, कुछ तरह की चीज़ ना हो जाए, और हर इवेंट में आपको कुछ ना कुछ नजर आता है। चाहे हम USA से जैसे हार गए थे, ऐसी कोई और बड़ी टीम किसी टीम से भी हार सकती है। बाकी जो पूल की बात है, दो तो अभी सबको नजर आ रही है कि हम तो दोनों टीमें ऊपर नजर आ रही है, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो तीनों का वो है। ठीक है, 7 फरवरी से शुरू होगा इवेंट, 8 मार्च तक चलेगा। पाकिस्तान में और कोलंबो में इसके मैचेस होंगे। तनवीर, आप इस ग्रुप के ऊपर अगर कुछ कहना चाहें पोजीशन के हिसाब से, वरना फिर मैं अगले ग्रुप पे जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया ही है, उसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आती। बाकी USA ने बाकी पाकिस्तान यार, मतलब
यूएसए ने आपको हरा दिया था। देखिए पाकिस्तान को यूएसए हराए, कोई सी भी वीक टीम हराए, मैं तो हमेशा बोलता रहूँगा भाई आपकी क्रिकेट का ये लेवल ही नहीं है। और मुझे तो बड़ा अजीब व गरीब ये लगता है जब ये बातें हो रही होती है ग्रुप में, यूएसए हरा देगा, नीदरलैंड हरा सकता है, नमीबिया हरा देगा, फलाना हरा देगा। अभी ये भी बातें हो रही हैं जी साउथ अफ्रीका को नमीबिया ने हरा दिया, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका की टीम देखें, मैं मानता हूँ वो टीम नहीं थी साउथ अफ्रीका की नमीबिया के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का स्टैंडर्ड है उस पर भी कितनी बातें हुई या नहीं हुई कि यार नमीबिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ठीक है। तो बात ये है कि एक आपका स्टैंडर्ड भी होता है। अगर साउथ अफ्रीका की ए बी सी टीम ने भी नमीबिया को हराया तो वो भी आपके लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है एक मतलब बड़ी टीम से बाकी टीम भी, दूसरी बी टीम भी अगर नमीबिया से आ रही है तो गलत है। तो पाकिस्तान तो अपनी मेन टीम के साथ खेलता, हम तो ए बी सी डी तो सोचते भी नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में छोटी टीम से बहुत ज्यादती है आपकी, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गलत है, आयरलैंड से, यूएसए गलत, ज्यादती गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए भाई। लेकिन हुआ है ना। नहीं देखिए बात सुने, देखिए कभी कभार आपके क्रिकेट कैरियर के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, आप कभी किसी वीक टीम से हार जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है, हर इवेंट में हम ये डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि हमारी टीम इस लेवल की क्रिकेट खेलती है, इसीलिए हम डिस्कस करते हैं। हर इवेंट में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार यूएसए ना हरा दे। अब मुझे एक बात बताएं, ये यूएसए से पिछला T20 वर्ल्ड कप में हम हारे, ठीक है। ये देखना पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा, इनके प्लेयर शुरू हो जाएंगे मीडिया में आगे, हम तो आराम से हरा देंगे, हम तो यूं कर देंगे क्योंकि हमने पिछली दफा हराया, और शुरू हो जाएंगे कि जी पाकिस्तान तो हार सकता है। अच्छा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है T20 के प्लेयर से या और जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जब आप वीक टीम्स के अगेंस्ट आए, हम इसीलिए बोलते हैं आपके ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलें कि वो कभी जिंदगी भर वीक टीम सोचे भी ना कि पाकिस्तान को चार ग्रुप्स हैं, चार ग्रुप्स में जो टीम है, कौन सा ग्रुप आपको ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस्ड है या थोड़ा सा कड़ा मुकाबला वहाँ पे होगा? A B C D, ये स्क्रीन पर भी ग्रुप देखिए मुझे तो देखिए पाकिस्तान और जो इंडिया का ये तो मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आप ग्रुप बी में देखें उसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, ये एक स्ट्रांग टीम रियल नजर आती है। बाकी श्रीलंका और जिम्बाब्वे का जिस तरह अभी ट्रांसनेशन सीरीज में मुकाबला हो रहा है, हो सकता है ये कोई टफ टाइम दे दें, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी रैंकिंग में 8वें नंबर पे, जिम्बाब्वे 12वें पे। इन दोनों में से कोई अगर अच्छा खेल गया तो आ सकता है। बाकी ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आइलैंड की जो टीम है, हो सकता है शायद जिम्बाब्वे वगैरह को भी टफ टाइम दे दे। ग्रुप सी की बात करते हैं, इसमें इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ये तो 3 टीम्स है ना ग्रुप सी की। मैं इंग्लैंड को बिल्कुल भी फेवरेट नहीं कह रहा, मैं फेवरेट नहीं कह रहा। ग्रुप से कोई भी आउट भी हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड ने जो एक सोच पकड़ी हुई है ना, बेसबॉल पहले ओवर से मारना, मारते रहो, आउट भी हो रहे हैं मारते रहो, ये इनको बहुत ज्यादा नुकसान देता है वाइट बॉल क्रिकेट में। तो उसके अलावा भी आप पिछले 1-2 साल से देखें, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी देखें, उससे पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था वो देखें, इवेंट्स कुछ ऐसे इनके हैं, वो बहुत ही बुरी किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जॉस बटलर को कप्तानी से भी हटाया गया। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये एक तो एशियन कंडीशन में ये क्या करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बांग्लादेश के भी अच्छे हैं। ग्रुप डी की जो बात करते हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 2 टीम्स मुझे लगती हैं ग्रुप डी से ये जो 2 टीम ऊपर आ सकती हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि यार अफगानिस्तान की टीम जो है वो T20 की तो अच्छी टीम है, बेहतरीन दे सकती है, लेकिन स्पिनर्स हैं उसके, लेकिन मसला ये है कि नहीं, मुझे नहीं लगता बेहतरीन स्पिनर्स नहीं है अफगानिस्तान। स्पिनर्स है ना यार, अगर राशिद है, नूर है, नबी है। कहने का मकसद ये है कि देखिए राशिद भी अब नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर है, नबी की भी एक एज हो गई है, ठीक है। कितना अरसा आप इन दोनों पे जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है, वो खेलेंगे ये टूर्नामेंट। लेकिन बात ये है कि कोई इवेंट तो इन्होंने नहीं जितवाया ना अभी तक। हम शुरू से कह रहे हैं आज ही बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं, नो डाउट बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैटिंग लाइनअप में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर दूसरी टीम की बॉलिंग तगड़ी है वो तो जल्दी आउट कर देंगे, तो फिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप अगर है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि वाहिद इंग्लैंड का जो ग्रुप है ना, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इन तीनों में से कोई सी भी टीम ऊपर आ सकती है। वसीम, थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा मैं, थोड़ा सा इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच आज हुआ उस पर बहुत बात हो रही है। 2-0 सीरीज़ हार गया इंडिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। ये गौतम गंभीर के नाक के नीचे, यानी वो हेड कोच होते हुए उनको ये दूसरी, उनको बल्कि 5 में से 3 गालिबन या 5 में से 4 सीरीज़ वो हार गए हैं।
वो मैं बताता हूँ अभी। लेकिन इस टेस्ट मैच में आप वजह क्या समझते हैं, पिच ख़राब थी या इंडिया की कॉम्बिनेशन ख़राब था टीम का? देखिए, उसमें एक चीज़ तो तय है कि इंडिया के अगर हम स्पेशली बॉलिंग लाइनअप बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो ये जितने नए लड़के आ रहे हैं, आप इनको अगर कंपेयर करेंगे कि जो 2 साल पहले इनकी थी या इवन 10 साल पहले चले जाएंगे, जो बैटिंग लाइनअप इनकी एटलीस्ट इंडिया के अंदर एक होती थी, उससे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इनके डिफेंस इतने अच्छे नहीं है, तो स्पिन इतनी अच्छी खेलनी नहीं आती है, जिसकी वजह से आप देखें टेस्ट मैच के अंदर भी, पिछले में भी और इसमें भी, कि टेस्ट हो रहे हैं इनकी, जब टेस्टिंग कंडीशंस आती हैं, चाहे वो स्पिन हो रहा है, चाहे वो बाउंस आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे इनके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि जितना विराट कोहली का, या बहुत पीछे चले जाए तो लक्ष्मण द्रविड़ अगर उस दौर में जाते हैं, तो मुझे तो इतना अच्छा फीचर इंडिया बैटिंग लाइनअप का नजर नहीं आ रहा है कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ ये होम सीरीज में भी अगर इस तरह की पिचेस पे खेलेंगे, हो सकता है कि बहुत ही पटाखा टाइप पिच बना दे तो वहाँ पे ये रन कर जाए, लेकिन जहाँ पे इनकी टेक्निक चेक होगी, टेम्परामेंट चेक होगा, ये स्ट्रगल करेंगे। लेकिन क्रेडिट आपको देना होगा साउथ अफ्रीका को कि जिस प्लानिंग के साथ, जिस माइंडसेट के साथ वो खेले हैं, कि वो एक चीज आप नहीं कह सकते वो बैटिंग से जीत गए हैं या स्पिनर से जीत गए हैं या वो पेसर से जीते हैं। हर डिपार्टमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। फास्ट बॉलर को देख लें, उन्होंने विकेट लेके दी है, नीचे स्पिनर्स आए हैं, उन्होंने विकेट ली है, और बैटिंग में भी एक आध प्लेयर के ऊपर पूरा इन्हिसार उन्होंने किया, उन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी हैं। तो ये एक चीज नजर आ रही है कि बाहर की टीमें जब आ रही हैं एशियन कंडीशंस के अंदर, दे आर परफॉर्मिंग बेटर। पहले ये चीज हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आती थी कि वो जब भी आते थे तो वो बाकियों से बेहतर यहाँ पे खेल के जाते थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में वो चीज नजर आ रही है कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं बेहतर तरीके से चीजों को। तो आई थिंक जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, मुझे उतना कोई ब्राइट फ्यूचर इस बैटिंग लाइनअप का नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वसीम की आवाज़ ख़त्म हो गई, किसी वजह से टेक्निकल कोई इशू है। आपसे ये देखें, गौतम गंभीर का जो रिकॉर्ड है 90, वो आए थे 2 साल पहले, 2024 में वो आए थे, सितंबर में उन्होंने पहला टेस्ट खेला था। 19 टेस्ट मैचेस उनके अंडर खेल चुकी है और 10 उनको शिकस्त हुई हैं, 10 शिकस्त। 19 में से 7 टेस्ट मैच जीते हैं, 10 में शिकस्त हुई है। ये अच्छा हेड कोच है फिर? नहीं, हेड कोच की वजह से जीतता है, टीम हेड कोच की वजह से जीतती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली ना। तो मैं तो सारी ज़िंदगी यही कहता हूँ कि भाई सिर्फ कप्तान के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहिए, आपका हेड कोच भी इन्वॉल्व होता है, आपके प्लेयर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम हारती है तो सिर्फ कप्तान, और अगर क्रेडिट भी टीम जीतती है तो सिर्फ कप्तान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कप्तान की इस वजह से वैल्यू बन जाती है, वो फ्रंट पे होता है। टीम हारती है कप्तान को पकड़ो, टीम जीतती है कप्तान को पकड़ो, कोच तो पीछे रह जाता है, बाकी जो 10 प्लेयर्स होते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, सिर्फ कप्तान कप्तान हो रहा होता है। देखिए, आपको शायद याद होगा जब गौतम गंभीर हेड कोच बने थे, मैंने बोला था इनकी टीम की वो परफॉर्मेंसेज शायद ना रहें। वाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है अच्छी रह रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं रही। और एक चीज़ और शायद मैंने ये बोली थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जब टेस्ट टीम से या इंडियन टीम से रिटायर होंगे, उसके बाद इनको प्रॉब्लम हो सकती है। विराट के अंडर ही हारी है न्यूजीलैंड, नहीं हारी है, लेकिन देखिए 0 हारी न्यूजीलैंड से। विराट कोहली, सॉरी, रोहित शर्मा कप्तान थे। हाँ, रोहित शर्मा कप्तान थे, विराट कोहली थे, जो न्यूजीलैंड से ये मैचेस आ रहे हैं। ठीक है, वो होता है कभी कभार, लेकिन बात ये है कि 26 साल के बाद हुआ। लेकिन कभी कभार एक चीज हो जाती है, बार बार नहीं होती है। इंडियन टीम जो है वो स्पेशली अपनी कंडीशंस में, यही टीम अभी इंग्लैंड में खेली थी, कितना अच्छा खेली थी, अच्छा खेली। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम। कोच कौन था वो इंग्लैंड में? नहीं, वो तो गौतम गंभीर था, तो लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, मैं गौतम गंभीर को नहीं दूंगा। तो अगर आप पूरी अगर जो उनकी सीरीज जिस हिसाब से बता रहे हैं, इतने मैचेस आ रहे हैं, तो फिर गौतम गंभीर पे जाना चाहिए ना, भाई आप कोच है, क्यों टीम हार रही है। खैर, बात यह है कि जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं, मैं पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है मैंने, और इंडिया के लिए भी मैंने बात की थी, अगर आप ये सोच के क्रिकेट खेलेंगे कि स्पिन ट्रैक्स बना लेंगे, दूसरी टीमों को हम क्या कहते हैं उसको, वर्ड यूज करते हैं, सीना कंट्रीज को अगर आप ये पकड़ सकते हैं कि जी स्पिन ट्रैक्स के ऊपर आ जाए, इनको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं भाई अब छोड़ दें। वो दुनिया बहुत ऊपर चली गई है, क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है, अब एडवांस हो गई, सब वर्किंग करके आते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद ये याद रखें कि वो पाकिस्तान में सीरीज खेल के गया साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की जो पिचेस थी स्पिनर के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट थी इंडिया के आगे। इंडिया में फिर भी आपके बल्ले पे बॉल आ रहा था, मोहम्मद शामी ने 100 कर दिया, जिसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड कितना जबरदस्त है किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, डिजोजी ने रन किए, जेंसन ने नीचे से आके 93 रन किए पहली इनिंग में। इंडिया की जो कंडीशन थी, बैटिंग इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अब बात क्या हो रही है
कि जी उसके फास्ट बॉलर्स ने भी, एंसन ने भी आउट किए। भाई वो 6 फीट 8 इंच का है। इंडिया की जो कंडीशन जो पिचेस की है वो सबको पता है, इतनी बाउंसी नहीं होती है, और जितने भी बैट्समैन है वो डबल माइंड रहते हैं, मारने जाएं छोड़ें, मारने जाएं छोड़ें। उस पर उसकी हाइट और आगे से बॉल उसका उड़ता है। बैट्समैन ये नहीं समझते कि यार इतना बॉल आगे से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट है जिसकी वजह से उसको एडवांटेज होता है। उसने कितने पीछे की बॉल पे आउट की है। उसके बाद सेकंड इनिंग में आर्मर को देख ले, उसने आई थिंक 6 आउट किए। अब साउथ अफ्रीका को ये पता चल गया होगा कि यार हमने अपने क्रिकेट के कैरियर में, या उनके सिलेक्टर्स को साउथ अफ्रीका के ये समझ आई होगी कि हमने आर्मर जैसे ऑफ स्पिनर को ना खिला के साउथ अफ्रीका को कितना डैमेज किया हमने। 10 साल बैठा रहा है वो। साउथ अफ्रीका की विनिंग परसेंटेज को हमने कितना डैमेज किया है। 2015 में वो आखिरी टेस्ट मैच खेला है, उसके बाद 2022 में वो आया है, और आप 2015 तक जो भी देखें उसमें भी उसके 20, 21, 22 आउट हैं। महाराज नहीं खेल रहा था पाकिस्तान में तब आया था। ठीक है, और एक और चीज देखें, अभी वो 36 साल का है। इनको ये समझ आ जानी चाहिए, साउथ अफ्रीका जीत क्यों रहा है? सिर्फ आर्मर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है। 1000 आउट होने वाले उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही हो गए। एक ऑफ स्पिनर जिसको इतना आइडिया, उसके फिंगर्स में, शोल्डर में इतनी जान है, वो इतना जबरदस्त वेरी करता है बॉल को। यार वही बात है ना यार, ठीक है, 1000 जिसके आउट होने हो उसको क्या देखेंगे कि कौन सी विकेट पे खिलाएं, कौन सी विकेट पे नहीं। उसके बाद इंडिया को नुकसान ये भी हुआ कि उनके जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर थे, जिसमें जडेजा की बात करूं 100 करता है नीचे से, सुंदर की बात करूं वाशिंगटन सुंदर वो भी रन्स करता है, ऋषभ पंत वो मार मार के बुरा हाल कर देता है। फंसा के रखा हुआ आर्मर ने आउट किया इन सबों को, जो नीचे से आगे सारे रन्स करते थे। साउथ अफ्रीका की विनिंग उसमें दोनों टेस्ट मैचेस में इसने जो आउट किए, इसकी वजह से आप ज्यादा जो है वो आप परसेंटेज। ठीक है वसीम भाई, वसीम अभी पंत की इन्होंने बात की, पंत ने इंग्लैंड में सेंचुरी भी की थी। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, सुंदर भी था, जडेजा उन्होंने भी 100 किए थे वहां पे। ये जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, इसमें आप देखें केएल राहुल तकरीबन 70 टेस्ट खेलने हो चुके हैं, उसके 67 टेस्ट वो खेला है। तो बैटिंग लाइनअप इन द एब्सेंस ऑफ कोहली एंड रोहित, क्या ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बैटिंग लाइनअप? शुभमन गिल भी नहीं है। गिल का भी नुकसान हो रहा है, मैं कहूँगा कि वो उनके अनफिट होने से भी इनको फर्क पड़ा है। लेकिन बात फिर वो ये थी ना कि इनके जो टेक्निक और मैसेज देखते हैं, तो क्या ये टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड में को अच्छी पिचें मिली थी। वहाँ आप ये नहीं कहते थे वो सीमिंग ट्रैक थे, या अच्छी गुड बैटिंग पिचेस मिली थी इनको वहाँ पे। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो टेस्ट नहीं हुए थे। लेकिन अपनी ही कंडीशन में जब ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट हुए या भी ये रिसेंट सीरीज देख ले, तो वहाँ पे चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो आई थिंक इनका जो इवन जो स्पिन डिपार्टमेंट है, आई थिंक जडेजा की देखते हैं तो बॉलिंग में वो जान नहीं रही है जो पास में हमने देखी थी, या फिर अश्विन के ना होने का भी फर्क इनको पड़ रहा है। तो स्पिन बॉलिंग भी उतनी तगड़ी इनकी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ये वाइट बॉल से लेके आए कुलदीप को के या के टर्न करके आउट करके देंगे, तो उसका भी टेम्परामेंट अभी वो 5-6 आउट करने वाला नहीं है, वो 2-3 आउट करके आपको वो दे देता है। तो आज पार्ट में आप देखते हैं तो इंडिया थोड़ा सा पीछे गया है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा क्रेडिट साउथ अफ्रीका को भी देना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है जाके, और जिस टेम्परामेंट के साथ वो खेले हैं, चाहे वो उमा की इनिंग्स थी पिछले मैच के अंदर, बल्कि इस मैच के अंदर भी जिस तरह रिलीज किया उन्होंने, उस चीज़ की कमी हमें नजर आई है। बाकी ऑफ स्पिनर देखें, वो अब कंडीशंस भी सूट कर रही थी, साथ में ऑब्वियसली वो वर्किंग करके आए हुए थे कि पाकिस्तान में भी लेफ्ट हैंडेड थे, लेकिन इंडिया की टीम के अंदर तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड थे, जिसकी वजह से वो आर्मर को लेके आया और उस तरीके से उसने आउट किया। या सिर्फ उसने लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया, बल्कि राइट हैंडर्स को भी जिस तरह टर्न करके उसने आउट किया। तो साउथ अफ्रीका के जो अच्छे साइन है कि इन कंडीशंस के अंदर जिनके बैटर्स भी रन कर रहे हैं ऑल द वे नीचे तक, और उसके बाद बैटिंग भी इनको आउट करके दे रही है। तो आई थिंक इसमें आगे चल के अब लेट्स सी के क्या यही टीम उनकी खेलती है, या बैटिंग के अंदर वापस वो कुछ थोड़े और एक्सपीरियंस ले किसी को वापस लेके आते हैं, या किस तरह वो चलते हैं। क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर भी गंभीर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि कुछ प्लेयर जो शायद डिजर्विंग थे, जिनको होना चाहिए था स्पेशली बैटिंग के अंदर, उनकी जगह थोड़ा शॉर्ट कट करके उन्होंने कुछ प्लेयर्स लाए हैं टीम के। ठीक है, अब उसकी देखें एक और वजह भी देखें ना, इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें, कौन सा इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको नजर आता है जो आप बोले सिवाय केएल राहुल के कोई नाम बड़ा नजर नहीं आता। ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखें आप जो अभी कह रहे थे ना, विराट कोहली की बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की सीरीज में भी था, उसके होते हुए टीम आ रही है। रोहित शर्मा, मैं मानता हूँ रोहित शर्मा का 2012 के बाद रोहित शर्मा का वो टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है जिस तरीके से उसका ओडीआई का रिकॉर्ड है या वाइट बॉल क्रिकेट में खेलता है वो, लेकिन उसके खेलने से बड़ा फर्क पड़ता था। और विराट कोहली जिस तरह स्पिनर्स को टैकल करता था यार,
मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो टेस्ट मैच हारा है इंडिया, दोनों टेस्ट मैच, अगर विराट कोहली की फॉर्म होती तो क्या इस तरीके से इंडिया की टीम हारती? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो मुझे पता है जिन चीज़ों, नहीं वो तो किसी और वजह से आप वो नहीं वो जो रिटायरमेंट दी वो तो मैंने बोला था कि यार गौतम गंभीर के वजह की वजह से रोहित शर्मा और इसने रिटायरमेंट दी होगी। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई सी भी क्रिकेट हो उसमें 2 बैट्समैन रन्स करते हैं, 1 या 2 बॉलर आउट करते हैं, बाकी सब 25, 20, 30 बड़ी इनिंग 2 बैट्समैन ही खेलते हैं। एक 100-150 कर देगा, एक को 70-80 रन करेगा, बाकी थोड़े थोड़े से रन करके करेंगे। तो अगर विराट कोहली की फॉर्म होती और इस कंडीशन में होता तो मैं नहीं समझता कि इंडियन टीम को इतने बुरे हालात होते, क्योंकि अब ये बात इनको भी अब समझ लेनी चाहिए कि 2 टेस्ट मैचेस आप हारे हैं स्पिनर्स के ऊपर। फास्ट बॉलर ने तो आउट किए हैं, ठीक है, वो आपको नहीं समझ आई कि इतने तेज बाउंसर उसके आ जाएंगे हाइट की वजह से, लेकिन आप हारे बेसिकली स्पिन की वजह से हैं। पहली इनिंग में भी आप स्पिनर से आउट हुए, दूसरी इनिंग में भी हार्पर ने 6 आउट किए। तो इस पे अगर जो भी, मैं इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि अगर उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर जा रही है तो वो जरूर इसके ऊपर काम करेंगे। नहीं यार, अगर हमने अब इंडिया में भी खेलना है तो ऐसी पिचेस नहीं बनानी, और अगर ऐसी पिचेस बनानी है तो हमें कोई ना कोई 1 से 2 प्लेयर स्पिनर को टैकल करने के लिए ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे जो स्पिनर्स को हैंडल कर सके, वरना इनका अगली दफा भी यही हाल होना है। तनवीर का मौक़िफ़ आ गया, वसीम का मौक़िफ़ आ गया। अभी एक बात पर बात करना बाकी है कि गौतम गंभीर का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है गौतम गंभीर ने, उसने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, तो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच से बात ही कर रहे हैं, और ज़रा थोड़ी हमने डिटेल में बात की क्योंकि 2 बड़ी टीम्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट की, इसलिए बात करें। और मैं थोड़ा सा बस वसीम आपसे आखिरी इस हवाले से बात कर रहा हूं मैं कि गौतम गंभीर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जीते हैं मेरे अंडर, उसके अलावा एशिया कप भी जीते उनके अंडर, वो 2 साल के अरसे में उनकी वाइट बॉल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नए जो रेड बॉल परफॉर्मेंस है उसमें कॉम्बिनेशन नए आजमा रहे हैं, या कुछ इतने एक्सपीरियंस लड़के नहीं हैं। इस बात से आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए नो डाउट अचीवमेंट्स तो है वाइट बॉल में, स्पेशली अगर आप देखते हैं उसमें तो जीते हुए हैं वो, उनके अच्छे परफॉर्मेंस है। जहाँ तक रेड बॉल की है, इसमें देखिए ठीक है वो नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन उनका वो फेज चल रहा है कि प्लेयर्स रिप्लेस हो रहे हैं उनके, लेकिन अगेन होम सीरीज के अंदर इस तरह से हारना तो इतनी वो जस्टिफिकेशन वो बनती नहीं है। आप एक्सपेक्ट यही करते हो कि हमें अपनी टीम से भी, हम कि जब हमारी टीम खेल रही है, चाहे उसमें नए लड़के आ रहे हैं, पुरानों ने रिटायरमेंट ली है, तो ये तो नहीं कि एकदम से घर से बुला के किसी को खिला दिया, उस सिस्टम से ही लड़के आते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट अपने घर के अंदर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। तो आई थिंक वो चीज़ एक मिसिंग नजर आ रही है कि अपने घर के अंदर अपनी पिचेस के ऊपर आपको वो जो मसले आ रहे हैं, तो इसलिए क्रिटिसिज्म उन पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ हद तक वो जायज़ भी है कि आई थिंक इससे बेहतर परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए थी। फिर टैक्टिक्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि पिछले मैच में, इस मैच के अंदर आप कप्तानी भी देखते हैं तो उसके अंदर भी कि आपको नीचे वाले बैटर्स भी आपसे आउट नहीं हो रहे, कि प्लान उस तरह का नजर नहीं आ रहा था। बॉलर्स का भी, कैप्टन का बस वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से खुद ही आउट हो जाए, और जिसका भरपूर उन्होंने फायदा भी उठाया। तो ये खामियां तो हमें नजर आई हैं। लेकिन अगर हम उनकी अप्रोच देखते हैं क्रिकेट बोर्ड की, या जिस तरीके से वो पास में चीज़ों को चलाते आ रहे हैं, कि वो एक उनमें एक कंसिस्टेंसी है कि अगर उन्होंने जॉब किसी कोच को दी है तो उसका वो जो टेनओवर है उसको वो पूरा मौका उसके अंदर देते हैं। 1 सीरीज या 2 सीरीज हारने से फिर वो एकदम से वो चीज़ों को चेंज नहीं कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ द राइट वे ऑल्सो,
कि ये थोड़ा सा हम जज्बाती, हमारी कौम ही ऐसी जज्बाती है कि हम एक सीरीज के बाद ही कहते हैं इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, और चीज़ों को चेंज कर दें। लेकिन पास में भी हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म, राहुल द्रविड़ भी जब नए नए आए थे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने टीम एक बना के दी थी, उसके बाद रिजल्ट भी आए थे। तो मुझे कोई ऐसा चेंज नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जस्टिफिकेशन उस तरह की बनती नहीं है। दे शुड हैव परफॉर्म बेटर देन दिस। ठीक है, आपके ख्याल में, आप तो खैर गौतम गंभीर जब आए थे कोच उस वक्त से आप उनके बारे में बात करें कि वो मौजू तरीन नहीं है, लेकिन कुछ तो है उसके पीछे। देखिए मैं तो उस वक्त जब, लेकिन वाइट बॉल की परफॉर्मेंस तो अच्छी है। देखिए वाइट बॉल की अच्छी है, लेकिन मैं तो उस वजह से कहता था कि यार ये पॉलिटिक्स की वजह से आए हैं, ठीक है ना। जो इस टाइम इनकी गवर्नमेंट है उनसे वो उनके साथ ही थे, इलेक्शन उनकी तरफ से लड़ा, जीते भी उन्हीं की तरफ से आए यहाँ पे, ठीक है। वरना मैं तो कहता था वीवीएस लक्ष्मण को आना चाहिए, क्योंकि वो अंडर 19 के साथ भी अकेडमी वो काम कर रहे थे। द्रविड़ के बाद सेकंड ऑप्शन वो था, लेकिन इनको कलकत्ता से उठा के पता नहीं क्या एक दफ़ा नाइट राइडर को जितवा दिया, उस वहाँ से घुमा के गेम बना के उसको हेड कोच बना दिया। मैंने इस वजह से बोला था। दूसरी बात ये, कोई जायसवाल नया तो नहीं है, 28-30 टेस्ट मैच उसके हो गए हैं, ठीक है। केएल तकरीबन 70 टेस्ट मैच होने वाले हैं, ऋषभ पंत के 50 टेस्ट मैच होने वाले हैं, जडेजा ज़माना हो गया खेलते हुए, ठीक है। मतलब उनके पास प्लेयर्स हैं, रेडी है, वॉशिंगटन सुंदर है, तो टेस्ट में इतने अच्छे नहीं है ना। नहीं देखिए, अगर सुन लें, देखें अगर आप ये कहते हैं ना कि नीतीश रेड्डी नया है, तो वो तो भाई ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, उसने वहाँ ऑस्ट्रेलिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। अभी इंग्लैंड की सीरीज में भी था, टेस्ट टीम में वो रेगुलर बेसिस पे है। वॉशिंगटन सुंदर की बात करते हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में उठा के बिल्कुल एक फ्रेश लेग उठा के ले हैं। सिराज भी है, ठीक है, सिराज भी है, ठीक है, चले वो फास्ट बॉलर्स की इतनी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ नहीं होती है, लेकिन लड़के तो कोई ऐसे नहीं। हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, शुभमन गिल जो बहुत ही आला किस्म की फॉर्म में रेड बॉल क्रिकेट में, वो नहीं है, उनसे बड़ा जो है वो फर्क पड़ सकता है, कप्तानी से बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह की उनकी सोच है, जितना वो एग्रेसिव खेलते हैं और जिस तरह वो विकेट कीपिंग करते हुए, बातें करते हुए हमें सुनाई देते हैं, उससे क्लियर नज़र आता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है ना। अपने बॉलर्स को जिस तरह समझा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, उसमें एग्रेशन नजर आता है। तो अगर आप उस तरीके से इनको कप्तान बना के और आप ये कहते हैं, और कितना बैड शॉट मारा है इन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर, आपकी टीम क्या बुरे हाल हुए हैं और आप अपने उसी स्टाइल से खेल रहे हैं, तो इस किस्म का जो कप्तान है अगर आप उनको लेके चलेंगे तो फिर आपकी टीम इस तरीके से अपनी होम कंडीशन में भी हारेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी टेबल अपडेट हो गया, अभी तो खैर आगाज़ ही है, 2 साल में पाकिस्तान ने भी मैचेस खेलने हैं, सारी दुनिया की टीम मैचेस खेलेंगी। अभी तो 2-2, 3-3 मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के। ये स्टेट है, इस वक्त इंडिया की टीम आ चुकी है 5वें नंबर पे और पाकिस्तान है 4थे नंबर पे। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, इंडिया ने 9 मैच खेले। इसमें विनिंग परसेंटेज के हिसाब से टीम्स की लाइनअप होती है। साउथ अफ्रीका इज़ ऑफ कोर्स विद अ विन परसेंटेज ऑफ 75 एट द सेकेंड पेडेस्टल। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, श्रीलंका तीसरे नंबर पर है, पाकिस्तान चौथे, इंडिया 5वें और इंग्लैंड देखिए 6ठे नंबर पर है। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड जैसी टीम जो पिछला ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत भी चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम तो एक मरतबा इंडिया से फाइनल खेला था। तो इस टेबल के हिसाब से अभी तो खैर इब्तदाई है, इसके ऊपर यह है कि चलें इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे आ गया। देखिए इसका मतलब ये है कि क्रिकेट नीचे जा रही है। आपको याद होगा कि जब हम पाकिस्तान दुनिया की नहीं, हमेशा मैं एशिया हो या कोई सी भी टीम हो, मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरी अपनी सोच में आप कितने शो में एक दफ़ा बोल भी चुका हूँ, जब आप ये समझे ना कि आपकी टेस्ट टीम जीतने लग गई है या जीत रही है या क्वालिटी बॉलर्स आ गए हैं या क्वालिटी बैट्समैन आ गए हैं, उससे आप एक क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो क्रिकेट है वो उसमें टैलेंट भी अच्छा आ रहा है और आपकी क्रिकेट ऊपर भी जाएगी। अगर जो भी टीम, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इंडिया की टीम नीचे चली गई है, क्योंकि अभी तो हारे, ठीक है, जिस टीम की टेस्ट क्रिकेट नीचे जाने लग जाए और आप हारने लग जाए मुस्तकिल बेसिस पे, कम जीते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट में, आपकी डोमेस्टिक या सिस्टम के अंदर टैलेंट उस लेवल का नहीं आ रहा। तो उस तरफ आप सोचेंगे तो आपके जो वाइट बॉल क्रिकेट में भी प्लेयर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अभी जो फिलहाल जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसमें 2 टेस्ट मैच तो खेले हैं पाकिस्तान ने, इसमें वही आगे चल के होगा। जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होगी, इंग्लैंड ने कोई 22 टेस्ट मैच खेले हुए होंगे, साउथ अफ्रीका ने कोई 14 टेस्ट मैच खेले होंगे, पाकिस्तान ने कोई 12 खेले हुए होंगे, इंडिया ने कोई 19 खेले हुए होंगे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भाई अपने को तो समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का है। वो देखें, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब साउथ अफ्रीका फाइनल जीता था, 14 मैचेस खेले थे
उनके 14 मैच में विनिंग रेशो इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया, उसको इंग्लैंड को जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनके कितने मैचेस थे, इंडिया को उन्होंने जो है इंडिया से तो मैच खेले नहीं थे, वो नहीं खेले ही, ठीक है। तो बात ये है कि मुझे तो नहीं समझ आती भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मतलब होता है एक इवेंट है ये, इस इवेंट में हर टीम से मैच, पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं होता, ठीक है। अब इससे अंदाजा लगाएं जो कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान में होती है पिचेस की, क्या इंडिया की टीम आके सरवाइव कर सकती है पाकिस्तान के अंदर? जो हमारे स्पिनर्स या हमारे हम जिस तरीके से पिचेस बना रहे हैं एज अ स्पिनर, तो वो तो इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार भी स्ट्रगल करेंगे। आप आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हक में हैं या इसका जो फार्मूला है, वसीम, ये आपसे सवाल है, जो इसका तरीकाकार है उसके आप हक में हैं? देखिए इसमें बेसिक की गुंजाइश बहुत है कि इसके अंदर ऑब्वियसली आप एक इसको इवेंट की एक शेप दे दें ना इसको, कि नंबर ऑफ मैचेस में कोई क्वालिटी आ जाए, होम एंड अवे सीरीज मस्त होनी चाहिए आपकी, नंबर ऑफ मैचेस के नजदीक को पहुंचे ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, किसी ने इतने ज्यादा मैचेस खेले हैं, किसी ने कम खेले में। तो आई थिंक इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर टीम एक अवे होम सीरीज, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा एक फॉर्मेट बन जाए कि हर साल आप देखते हैं इसमें डिफरेंट चीज है ना, किसी के कम मैच है, किसी की ज्यादा मैचेस है, तो वही आपको नजर आता है। तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो किया तो इसलिए गया था कि टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखने के लिए, कि इसके अंदर एक कंपटीशन आ जाए, जरा इस पे फॉलोइंग रहे लोगों की, जरा लोग देखते रहे, अदरवाइज सारी टेंशन जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जा रही थी। आई थिंक इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये नहीं कि बस बायलैटरल सीरीज है और बस उसको आपने इसका हिस्सा बना दिया है, बल्कि आप इसको खुद ऑर्गेनाइज आईसीसी करे, इसकी स्केड्यूलिंग खुद करें, इसके टूर्स वगैरह सारे वो खुद अरेंज करें, और उसके बाद उसके अंदर आप सीरीज करते जाएंगे, तो इससे ज्यादा आपको मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ। देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हम जो बात करते हैं ना कि इक्वल मैचेस होने चाहिए, इसमें लेट्स सपोज आप डिसाइड कर लें कि हर टीम ने 8 मैच खेलने या हर टीम ने 10 मैच खेलने, ठीक है, इस तरह आप डिसाइड कर लें। जिम्बाब्वे 22 खेले लेकिन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप ये बोलें जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हर टीम मिसाल के तौर पर 10 मैच खेलती है, इस तरह सब 10-10 मैच खेलें, लेकिन उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स का बायलैटरल सीरीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब आप ये मैचेस खेलेंगे ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, उसमें दूसरी साइड पे जो बायलैटरल सीरीज खेलेंगे उसमें ऑटोमेटिकली उस टीम के या टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने लग जाएगी। जिस तरह हम बात करते हैं यार पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेलने चाहिए, उसमें फिर जो टीम 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलती है वो कहीं अपने टेस्ट मैचेस बढ़ा भी सकती है कि नहीं यार ये जो पॉइंट्स है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं आएंगे, जो बायलैटरल सीरीज़ के अंदर है उसकी रैंकिंग डिफरेंट होनी चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यार हमारे को ये बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस कम मिल रहे हैं, अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टेस्ट मैचेस अपने बढ़ा दें। तो कहने का मकसद ये है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आईसीसी को, इन चीज़ों को लेके करनी पड़ेगी। सिर्फ आईसीसी ये मत सोचा करे कि जी हमने जो फैसला कर दिया, आपके फैसले कितने गलत हैं भाई, क्रिकेट के रूल्स में आपके कितने फैसले गलत हैं, ठीक है। जिस तरह हम रिव्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना, थर्ड अंपायर की बात करते हैं, वो आपके कुछ चीज़ें गलत हैं। तो ये जो चीज़ें आप इस किस्म की अगर चेंजिंग्स करें तो हर किसी के लिए इक्वल हो जाएगा सर। वसीम में जो तनवीर बात करें ये मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इतना श्रिंक्ड है कैलेंडर, इतना टाइट कैलेंडर है। वर्ल्ड T20 कप भी हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है, विमेन वर्ल्ड कप भी हो रहा है, विमेन T20 भी हो रहा है, तो इसके दौरान बायलैटरल भी हो, फिर उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हो, जगह मिल सकती है। लेकिन आप लीग्स बहुत ज्यादा, लीग्स की भी बहुत परमिशन देते हैं ना, होती तो आपको जगह आपको ना फिर निकालनी पड़ेगी ना आपको। देखें इसमें एक चीज तो तय है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया किसी हद तक इनका इंटरेस्ट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बाकी जितनी भी नेशंस हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनका इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हमने भी पास में अपनी बहुत सी टेस्ट सीरीज को खत्म करके हमने T20 सीरीज कर ली थी कि चले वो उसमें आपका रेवेन्यू का चक्कर भी आ जाता है, टाइम भी बच जाता है, इंटरेस्ट भी रहता है। तो प्रायोरिटी जब बाकी मुल्क भी देना शुरू करेंगे तो तब तो ये सिलसिला ठीक है, लेकिन अगर बाकी मुल्क प्रायोरिटी इस चीज को नहीं दे रहे हैं, वो व्हाइट बॉल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, देन आईसीसी नीड्स टू स्टेप इन कि भाई इतने मैचेस को आपने खेलने ही खेल रहे हैं। तो आई थिंक यही एक तरीका है कि इसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप मुल्कों के ऊपर छोड़ देंगे तो वो तो उनकी प्रेफरेंस मेरे ख्याल है कि 70% मुल्क कहेंगे व्हाइट बॉल ही खेले, हम रेड बॉल खेलेंगे। चले पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है प्रीमियर कायद ट्रॉफी, वो आजकल जारी है। उसकी फाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया, कराची ब्लूज़ और सियालकोट पिछला भी फाइनल खेली है और सियालकोट को शिकस्त हुई थी पेशावर से, बल्कि पेशावर को शिकस्त दी थी सियालकोट ने। मैं
मौजूद था। ये यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हुआ था और अली रज़ा सियालकोट का बॉलर था। और यहाँ से आप देखें पेशावर में तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जिसमें कप्तान साजिद थे वगैरह। तो अब कराची ब्लूज़ बड़ी अच्छी टीम है। कराची ब्लूज़ की रमीज़ अजीज़ है, उसमें साद बेग है, उसमें शान मसूद है, उसमें उमर ख़ान है फास्ट बॉलर, अजीज़ भी है एक फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा। जिस तरीके से वो आए हैं वो भी एक्सप्लेन कर दें किसको? कराची की टीम को। ओरिजिनली तो ऐसा नहीं थे ना इस टूर्नामेंट का। हाँ चलें, उससे बात करूँगा ना। वो तो मामला रखा हुआ है, उससे बात करूंगा। जरा पहले कराची की परफॉर्मेंस को। कराची वाला कौन सा वो जो टीम क्वालिफाई नहीं की थी? हाँ टीम क्वालिफाई नहीं, इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। टीम क्वालिफाई नहीं, मामला रखा हुआ क्या मतलब? अरे वो बात की बात, वो ठीक है, बाद में डिस्कस होगा ना, अभी तो जाहिर सी बात है वो नहीं है। लेकिन खैर ये तो मैं ये समझता हूँ कि कराची वालों की किस्मत अच्छी है कि मतलब वो टीम बाहर हो गई थी, उसके बाद टीम आई है और उन्होंने इस किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मुसलसल 4-5 मुकाबले जीते हैं। और उसके बाद जब टीम बाहर हुई थी तो ग्रेड 2 के मैचेस भी दोनों टीम्स ने खेले थे, ठीक है ना। कितनी बुरी परफॉर्मेंस रही थी दोनों टीम्स की। तो ये फिर फैसला किया कि नहीं यार, कराची की टीम को भी फर्स्ट क्लास की टीम में होना चाहिए। तो आई थिंक शायद अपनी गलतियों से सीखा होगा कि भाई बहुत बुरे हालात हो गए हैं, इतनी बुरी कराची की क्रिकेट तो थी नहीं, तो कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ मेरिट पे सिलेक्शन हो। ये तो हमें ज़रूर पता है कि यहाँ पे कराची में एक आधी जोन है, उन्हीं की जोन के प्लेयर ज़्यादा टीम के अंदर आ जाते हैं, दूसरे जोन को इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ये मैं नहीं कहता भाई हर बंदा आके यहाँ यही शिकायतें करता है जिसकी जोन 6 जी है, जिसकी वजह से बिल्कुल जिसकी वजह से कराची की क्रिकेट बहुत डैमेज हुई। अब मुझे नहीं पता कि अभी सुनने में ये आया था कुछ प्लेयर जो हैं वो डिफरेंट जोन के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जोन 6 के मैंने सुने। तो खैर एनीवे परफॉर्मेंस अच्छी रही, टीम फाइनल में आई है। अब जीत के बताओ, जीतो तो बताओ यार। उस टाइम हमारे साथ हमने शायद गलत क्रिकेट खेली, बुरी क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से हम बाहर हो गए। लेकिन अगर इतना बड़ा शहर है उसमें इतनी आसानी से अगर कराची की टीम बाहर होती है तो फिर सबकी नज़रें एसोसिएशन के ऊपर जाती हैं कि यार इनकी एसोसिएशन क्या काम कर रही है, कौन लोग हैं, इतना बड़ा शहर है, इनसे प्लेयर ही नहीं निकल रहे। तो फिर कम से कम जब अपने शहर के लिए खेलते हैं तो यार उसकी रिस्पेक्ट। आप भी कराची से बहुत खेले हैं यार हम तो जब खेले तो मेरे ख्याल है जीतते ही रहते थे। बहुत कम ऐसा हुआ, ओडीआई वनडेज भी जीते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जीते। मेरे ख्याल है इस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो कराची सबसे ज़्यादा जीती है ना, जहाँ तक मुझे याद है। 26 मरतबा शायद कायद आज़म ट्रॉफी के टूर्नामेंट मेरे ख्याल है ज़्यादा जीती है, 56 मरतबा मुझे याद। लेकिन खैर अब जो है वो क्वालिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ठीक है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी। वसीम आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट आपने तवील अरसा खेली, आप डोमेस्टिक की टीम के हेड कोच भी रहे, आजकल पीटीवी के आप हेड कोच हैं। तो आपको कराची की ग्रोथ कैसी लगी? मुसलसल 3-4 मुकाबले जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। खैर इस वक्त वसीम आ जाएंगे, वो बात भी कर ही लें। कराची असल में जब इससे पहला काज़म ट्रॉफी का सीज़न हुआ था तो उसमें फिर ये तय हो गया था कि यहाँ से 6 टीम जाएंगी टॉप। 6 टीम में कराची नहीं था, तो कराची ने फिर ग्रेड 2 खेला। ग्रेड 2 खेलने के बावजूद कराची क्वालिफाई नहीं कर रहा था, तो फिर उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो टॉप टीम्स होंगी पॉइंट्स के एतबार से, वो ग्रुप के हिसाब से नहीं। वरना पहले ये था कि हर ग्रुप से 2 टीम जाएंगी, लेकिन फिर ये हो गया कि पॉइंट जिसके ज़्यादा हैं, तो एक ग्रुप से 3 टीम्स और एक ग्रुप से 1 टीम गई थी। उसके ऊपर भी खासी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी। ये जो तरीकाकार पहले कभी हमने नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं देखा। ये सच्ची बात है, दूसरी ग्रुप से टीम थोड़ी आती है। हम कराची वाले हैं, उसके बावजूद भी देखें जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, उस वक्त हमने बोला भी था, इसके ऊपर काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स भी हैं। तो वसीम आप कराची की परफॉर्मेंस से बात कर लें पहले, उसके बाद फिर कराची जिस तरह से आई फर्स्ट क्लास में, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास में टीम्स को आपने रन किया है। नॉर्दर्न के आप हेड कोच से, आजकल पीटीवी के आप हेड कोच हैं, उसके अलावा भी आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है डोमेस्टिक क्रिकेट पे पाकिस्तान की। देखिए, एक तो कराची की क्रिकेट, अभी जो आप बात पहले कर रहे थे कि अगर पास पे आप जाते हैं तो बेसिकली कराची और लाहौर में ही क्रिकेट ज़्यादा होती थी, ज़्यादा प्लेयर्स भी उधर से आते थे और चैंपियन भी, चाहे वो ट्रॉफी थी या विल्स कप, कोई भी टूर्नामेंट होते थे, ज़्यादातर इन्हीं में से टीमें जीतती होती थी। फिर आस्ता आस्ता बाकी टीमों ने ग्रो किया, पेशावर ने ग्रो किया, पिंडी भी शायद एक दफ़ा जीत गई थी, तो आस्ता आस्ता बाकी शहरों ने आना शुरू किया। तो जब ये हुआ था पहली दफ़ा कि कराची फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगी, मतलब एक सैड मोमेंट था कि यार इतना बड़ा शहर है, इतने प्लेयर्स और ऑलरेडी टेस्ट टीम के अंदर आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसकी टीम ही क्वालिफाई नहीं कर सकी है। तो वो अब उसके भी जो मुहरक़ात थे वो भी आई थिंक तनवीर ने बच्चे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि वो वजूहत ये नहीं कि आपने बुरी क्रिकेट खेली है या बाकी टीमें बहुत अच्छा खेल गई हैं,
शायद आपकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क थे, टीम खिलाने के ऊपर जिस तरीके से टीम को रन किया गया, क्योंकि वही चीजें आपने बेहतर की हैं, तो उससे बड़े इवेंट के अंदर अगेंस्ट बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप जीते जीते आप फाइनल में पहुंच गए हैं। तो वो जो गलतियां उन्होंने की थी हनीफ मोहम्मद के अंदर, उनको आपने थोड़ा ठीक किया है, सिलेक्शन बेहतर की है, मेरिट पे चीजें की हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो आई थिंक क्रेडिट देना होगा कराची के, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्कुल जी, कराची के ऊपर के अब आए हैं, तो उन्होंने अब आके यहाँ पे परफॉर्म भी बस सही करना है, और जिस कंसिस्टेंसी से वो खेले हैं, क्रेडिट देना होगा कराची के लड़कों को। ठीक है, क्रेडिट गोज टू। सबक है कराची की क्रिकेट चलाने वालों को, ये बड़ा सबक है कि क्रिकेट के आपके गलत फैसलों से आप कहीं से कहीं पे भी जा सकते हैं। हर दफा आपको इस तरह का एक वे आउट नहीं मिलेगा, आपको चीजें कंसिस्टेंटली बेहतर करनी होंगी और मेरिट पे काम करना होगा। ठीक है, चले चलते चलते मोहसिन नकवी साहब सऊदी अरब गए और वहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सऊदीया के, उसके अलावा सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है उसके अहदेदारों से मिले और कुछ बातें हुई हैं क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से। इकबाल सिकंदर साहब जो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी रहे हैं, पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा थे, उसके अलावा आईसीसी में भी सर्व किया है, वो वहाँ पर डायरेक्टर हैं सऊदी अरब में। क्या देखते हैं, क्योंकि आईपीएल का पिछला ऑक्शन वहाँ हुआ था, तो हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान को भी इस इशू को, मतलब पाकिस्तान को भी कैश इन करना चाहिए। जो डायरेक्टर का आपने नाम लिया है ना, बहुत ज़बरदस्त, इकबाल सिकंदर, निचोर, पढ़े लिखे, ज़बरदस्त समझ, क्रिकेट सब कुछ। बहुत अरसा हो गया खैर पाकिस्तान में वो नज़र ही नहीं आते, बाहर ही चले गए। जाहिर सी बात है वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ज़रूर 100% सऊदीया क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज से, उनको जो समझ है क्रिकेट की वो बहुत होगी, और इस पे कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए हैं और वहाँ पे क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात, जाहिर सी बात है सऊदीया कोशिश ये करेगा कि हमारे जो दोस्त यार हैं, दोस्त यारों में सबसे पहले आपका पाकिस्तान ही आता है, तो उनको सबसे पहले वो बुलाया उन्होंने, वो क्रिकेट के ऊपर बात की, और जिस तरह हमने ऑक्शन की बात की थी, ठीक है ना, आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, तो हमने यहाँ क्या बात की थी, हमने फ़ौरन बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वहाँ पे जाके अपने पीएसएल का ऑक्शन करना चाहिए। कोई दूर नहीं है, पास ही है, बिल्कुल आप जाके कर सकते हैं। बिल्कुल आप अगर इस तरह और कंट्रीज़ में भी जाके अपने लीग्स के ऑक्शन करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं, फाइनेंशियली बड़े फ़ायदे होते हैं। तो हम दुनिया के लोग नहीं, अंदाज़ा नहीं, मेरा जो अंदाज़ा है ना, उस अंदाजे में से ये भी एक अंदाज़ा मुझे लगता है कि शायद ये भी बात हुई होगी कि हम शायद करना चाह रहे हैं, जो मेरी अपनी सोच है, उन्होंने हो सकता ज़रूर बात की हो कि हम भी हो सकता है। चले वसीम, आपसे चलते चलते कमेंट लूँगा, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी देखिए बड़ा अच्छा इकदाम है। देखिए अगर आपने अपने जो होता है ना कदम आपने को और मजबूत करने हैं आईसीसी के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो आपको रिलेशन चार तरफ बना के रखने होंगे, चाहे वो एसोसिएट मेंबर हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि जो ममालिक, स्पेशली मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर अभी जैसे बांग्लादेश की क्रिकेट को ग्रूम करने में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा आता है। यूएई की क्रिकेट, बांग्लादेश का तुम्हें याद है पूरी टीम उनकी आके हमारी डोमेस्टिक खेलती थी, उनके प्लेयर्स आते थे, हमारे भी जाते होते थे वहाँ पे। तो आई थिंक इस तरह की डील अगर हम सऊदीया के साथ, ताकि वहाँ पे क्रिकेट भी डेवलप हो, क्योंकि आगे चल के अगर वो एक एसोसिएट मेंबर से जब बढ़ते हैं, आगे चीजें बढ़ती हैं, तो एक आपकी हो जाएगी। तो अच्छा इकदाम है कि आप अपने जो है ना तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं हर तरफ। ठीक है वसीम भाई, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। तनवीर साहब आपका शुक्रिया। छोटी सी बात करना चाह रहे थे कुछ? मैं ये छोटी सी बात करना चाह रहा था, इसी तरीके से जो हमारे करीब जो एसोसिएशन कंट्रीज़ है ना, जैसे कतर हो गई, ओमान हो गई, सऊदीया हो गई, ये जो कंट्रीज़ है ना, इनके साथ रिलेशन हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, कोई पता नहीं है इनमें से भी टीम कोई अगर ऊपर आ जाए, किसी भी इवेंट में आ जाए, ठीक है, एशिया कप में आ जाए, तो फिर ये जो मसले मसाइल हमारे चलते रहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान, उसको पकड़ो, क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ कर लो, ये कर लो, तो आपके जो रिलेशन जो बने हुए होते हैं ना हर क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो उसमें फिर बड़ी सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। ठीक है। चलें, तनवीर की बात से यकीनन मैं भी एग्री करता हूँ, आप सुनने वाले भी एग्री करते हैं। आप बताइएगा हमें कि प्रोग्राम कैसा लगा, सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमारे बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।